दोस्तों यूपी के कानपुर में ना एक रमेश जी रहते थे। रमेश जी के साथ उनके 3 बच्चे, उनकी बीवी और उनकी माताजी भी साथ में रहती थी। रमेश जी एक मिल में काम करते थे और वहाँ से उनको 28,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलती थी। लेकिन जब सैलरी आती थी उनके अकाउंट में, उसके बाद 15 तारीख तक तो बहुत ही अच्छे से पार्टी चलती थी उनके घर में। मतलब कि स्विगी से ऑर्डर्स हो रहे हैं, नेटफ्लिक्स रिचार्ज हो रहा है, फ़ोन रिचार्ज वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं। सब कुछ टाइम टू टाइम होता था। टूर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, रात को मूवीज़ जा रहे हैं लेट नाइट और रेस्टोरेंट में खाना खा के वापस आ रहे हैं, ये चीज़ें चलती थी। लेकिन 15 तारीख के बाद पैसे ऐसे खाली होते थे कि बच्चा ट्यूशन फ़ीस नहीं दे पाता था। बच्चा कहता था पापा ट्यूशन फ़ीस चाहिए, तो उसके लिए पैसे नहीं होते थे। अगर घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया तो पैसे नहीं होते थे। घर में राशन अगर कम पड़ गया तो पैसे नहीं होते थे। माताजी की अगर दवाई ख़त्म हो जाती थी तो वो दवा लाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते थे। और ऐसे में जब उनकी वाइफ उनसे पूछती थी रमेश जी से कि आपकी सैलरी तो आती है लेकिन फिर पैसे कम क्यों पड़ जाते हैं, तब रमेश जी का जवाब होता था कि यार पैसे तो आते हैं लेकिन जाते कहाँ हैं ये मुझे समझ ही नहीं आता है। और ये ऐसा ही सिलसिला सालों से उनके साथ चलता आ रहा था। लेकिन एक दिन उनके बच्चे ने उनसे पूछ लिया, जो उनका सबसे छोटा बेटा था रमेश जी का, उसने पूछा कि पापा आप बैंक हमेशा जाते हो, एटीएम से पैसे निकाल के लेके आते हो, लेकिन कभी जमा करने क्यों नहीं जाते? उस दिन रमेश जी को जो है ना वो बात दिल पे लग गई कि यार ये बात तो सच है कि मैं हमेशा जब बैंक जाता हूँ, एटीएम जाता हूँ तो पैसे निकाल के ही लेके आता हूँ, कभी मैं जमा करने नहीं जाता हूँ। और ये उनकी बात खटक गई। तो अब उनको तो पता नहीं था कि करना क्या है, कैसे करना है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बैंक जाके पैसे जमा कर सकूँ। तो उनने क्या किया, उनका एक दोस्त था पंकज नाम का, तो पंकज जो था वो सीए था, तो वो उसके पास गए। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरी लाइफ ऐसे ऐसे चल रही है। 15 दिन तो बड़े मज़े से चलती है, उसके बाद जो 15 दिन होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि भाई कहीं खाने के पैसे कम पड़ रहे हैं, कहीं दवाई के पैसे कम पड़ रहे हैं, कहीं बच्चों की ट्यूशन फीस के पैसे कम पड़ रहे हैं। देखो दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो पैसा कमाते हैं और उनको सीधे उड़ा देते हैं, और दूसरे वो जो पैसा कमाते भी हैं, उड़ाते भी हैं और बचे हुए पैसों को काम पे लगाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी आगे टेंशन ना हो, कभी उनके पास कोई इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें किसी से पैसे उधार भी ना मांगने पड़े। वैसे लोग होते हैं। तो तुम्हें दूसरे तरीके के लोगों में बनना है। तुम भी पहले तरीके के उसमें हो कि आप तुम पैसा कमाते हो, 15 दिन एंजॉय करते हो, उसके बाद बाकी 15 दिन भिखारियों जैसी ज़िंदगी होती है कि पड़ोसियों से उधार लेना पड़ रहा है, दोस्तों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, और कभी कभी तो मांगने पे भी पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है तुमने जिसके पास फ़ोन लगाया है पैसे मांगने के लिए वो भी तुम्हारी ही तरह हो, उसकी भी सैलरी आई, उसने भी हफ्ते 10 दिन में पूरी सैलरी ख़त्म कर दी, घूम फिर के पार्टी करके, या जो भी उसने किया, जो उसने अपने ऊपर ईएमआई चढ़ा रखी हैं, लोन ले रखे हैं, उसमें पैसे खर्च करके सारे पैसों को ख़त्म कर दिया है। तो उसके पास भी कभी-कभी पैसे नहीं मिलते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में कहीं न कहीं होता है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके साथ कहीं न कहीं ये सिचुएशन ज़रूर आई होगी। तो आज कथा के पहले अध्याय में सबसे पहली सीख यही है कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा सँभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कमाते तो सब हैं, लेकिन सँभालते बहुत कम लोग हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि भाई जो 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भी कमाते हैं ना, उनके पास 15-20 तारीख के बाद कंगाली छाई रहती है। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो दोस्तों से उधार माँगते रहते हैं कि भाई 10,000 उधार दे दे, 5,000 उधार दे दे, गैस खत्म हो गई है, किचन में राशन नहीं है, या फिर मुझे मोबाइल रिचार्ज करवाना है, वगैरह-वगैरह। सबके अलग-अलग खर्चे होते हैं, ईएमआई देनी है फ़ोन की, कई तरीके के खर्चे होते हैं, सबके अपने-अपने हिसाब से अलग खर्चे होते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि उनके पास अकाउंट में बैंक बैलेंस जो होता है ना, उनका ज़ीरो हो चुका होता है, उनको पैसे माँगने ही पड़ते हैं। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इस चीज़ से उभरा जा सके, तो उसके लिए पैसों का मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है आपको बजट बनाना। तो रमेश जी ने क्या किया, वो जब सीए के पास गए, पंकज के पास, तो पंकज ने उनको बताया कि आपको ना बजट बनाना चाहिए अपनी सैलरी का, और उस बजट को 3 हिस्सों में बाँट लेना चाहिए। सबसे पहला हिस्सा जो है वो 50%, दूसरा हिस्सा 30% और तीसरा हिस्सा जो है वो 20%, यानी कि 50-30-20। ये रूल मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा 50-30-20 रूल। यानी कि 50% जो है आपका, वो आपकी ज़रूरतों में खर्चा होना चाहिए, यानी कि जो आपका राशन है, आपका रहने का किराया है, और बिल्स हैं, यानी कि आपके डॉक्टर के बिल हैं, स्कूल की फीस है, वगैरह-वगैरह, जो भी आपके बिल्स हैं उनमें। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि आपकी सैलरी का 30% हिस्सा, उस हिस्से को आपको अपनी वांट में खर्च करना है, यानी कि आपको उसमें घूमने जाना है, आपको मूवीज़ देखनी है, आपको जो भी उसमें आपको अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है,
कुछ भी आपको वाटर पार्क घूमने जाना है, मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो करना है उस 30% के हिस्से से, क्योंकि कमा के सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ बचा ही लोगे या फिर सारी चीज़ों को ज़रूरतों में ही लगा दोगे तो वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपको ज़िंदगी जीना भी, क्योंकि आप इस दुनिया में सिर्फ कमा के, खा के, सो के या फिर कमा के पैसों को सारा का सारा बचा के ही रखने नहीं आए हो, आपको ज़िंदगी जीनी भी ज़रूरी है। तो वो जो 30% हिस्सा है वो आप निकाल के रख लो। अगर कभी आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो इस 30% को आप अपने 50% में शिफ्ट कर सकते हो कि ज़रूरतें आपकी कुछ महीने तक पूरी हो जाएँ, उसके बाद आप इस 30% को निकाल सकते हो। इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, सिचुएशन के हिसाब से कि आपकी कंडीशन, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या ज़रूरतें आपकी अगर ज़्यादा हैं, तो इस 30% को आप अपने 50% में शिफ्ट कर सकते हो। इसके बाद जो 20% है, ये तो आपको सबसे पहले अलग करना है। आपकी सैलरी आई, ये 20% आपको अलग कर देना है। इस 20% से आपका क्या होगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट में जाएगा, सेविंग में जाएगा, आपके इमरजेंसी फंड में जाएगा। इससे होगा क्या, आपके फ्यूचर के लिए एक बैलेंस तैयार रहेगा, आपकी इमरजेंसी के लिए एक फंड तैयार रहेगा कि मान लो कभी माता जी की तबीयत अगर राजेश जी की खराब हो गई, पंकज ने उनको बताया कि अगर माता जी की अभी दवाई चल रही है, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, तब तुम क्या करोगे? तब ये 20% जो इमरजेंसी फंड है वो काम आएंगे। उस टाइम किसी से उधार नहीं मांगनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि उधार मांगने जब किसी के पास जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास भी पैसे रखे हों या तुम्हें जितनी ज़रूरत है वो तुम्हें मिल ही जाए, लेकिन इमरजेंसी फंड में जब तुम्हारे पैसे जाते रहेंगे तो वो इमरजेंसी में तुम्हारे काम आएंगे। इसी 20% में आपको इंश्योरेंस भी लेना है, मतलब जो 20% आपकी सैलरी से निकल रहा है ना वो इन चीज़ों में जाएगा, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, इन सब चीज़ों में बराबर बांट के आपको ये चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, तो ये बजट आपका बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 50% आपकी नीड में चला गया, 30% आपकी वांट में चला गया और 20% आपकी सेविंग में चला गया। तो आपकी लाइफ बैलेंस होती जाएगी। अब आप कहोगे कि यार पैसे आते हैं, ख़त्म हो गए, मैं कैसे इसको निकालूं? तो आप कहोगे कि जो खर्चे हो जाते हैं, पैसे बचाऊं कैसे, बचेंगे कैसे? 20% यहाँ 15 तारीख में ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है और ये 100% काम करता ही करता है। मैंने इसको खुद फॉलो किया है, बहुत पहले, बहुत सालों पहले से फॉलो किया है और ये 100% काम करता ही है। सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेनी है और आपको हर एक खर्चा लिखना है। आप वो हर एक रुपया जो खर्च कर रहे हो ना, उसको नोट डाउन करना है कि आपने वो 1 रुपया कहाँ खर्च किया है। अगर आपने 1 रुपए की टॉफ़ी भी खाई है ना, तो उसको भी उसमें नोट डाउन करना है। अगर आपने 10,000 रुपए की पेमेंट कहीं की है तो उसको भी उसमें लिखना है। स्विगी पे कितने खर्च हो रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज पे कितने खर्च हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और फिर महीने के आखिरी में, 2 महीने के आखिरी में, हफ्ते में, मेरे हिसाब से तो आपको हर महीने एनालाइज करना है। हफ्ते का आप छोड़ दो, महीने का एनालाइज करो। हर महीने उस नोट को बैठ के देखो कि मेरी सैलरी आई 28,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, जो भी आपकी सैलरी है, और आपने उसको कहाँ कहाँ खर्च किया, घर के किराए में कितना दिया, खाने पे कितना खर्च किया, कपड़ों पे कितना खर्च किया, दवाई पे कितना खर्चा हुआ है, आप घूमने कितनी बार गए हो, रेस्टोरेंट में कितनी बार गए हो, आपके नेटफ्लिक्स पे कितना खर्चा हो रहा है, स्विगी जोमेटो से कितना ऑर्डर हो रहा है, और बेवजह के जो खर्चे हैं, आप दोस्तों के साथ जो चाय सुट्टा बार में जा रहे हो, समोसे खा रहे हो, पकौड़ियाँ खा रहे हो बाहर जाके, वो कितना खर्चा हो रहा है। तो जब राजेश जी ने इसको फॉलो किया, और ये हमेशा काम आता है, राजेश जी ने उसी दिन से लिखना शुरू किया, क्योंकि जब उनके छोटे बच्चे ने वो चीज़ कही थी। देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग हमें एडवाइस देते हैं, वो हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि पापा आप ऐसे कर रहे हो, ये चीज़ें हैं, तब वो हमें ज़्यादा लगती हैं कि यार क्या सच में मैं ऐसा कर रहा हूँ? बाकी तो लोग बहुत सारी एडवाइस देते रहते हैं, उससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। वैसे फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी कोई दूसरा भी आपको अच्छी एडवाइस देके चला जाता है, लेकिन आपको सही एडवाइस पे ध्यान देना चाहिए। तो राजेश जी ने किया क्या कि राजेश जी ने लिखना शुरू किया उसी दिन से, और जब महीने के आखिरी में उन्होंने देखा तो उनने देखा कि भाई उनके 20 से 30% उनका जो पैसा था वो स्विगी, ज़ोमैटो, नेटफ्लिक्स में चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है उनकी सैलरी का। तो उन्होंने क्या किया, और जो शाम की चाय और समोसे हैं उसमें चला जाता था। यानी कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी वांट है, उसके अलावा जो 20 से 30% उनकी सैलरी का हिस्सा था ना, वो इन सब चीज़ों में जा रहा था। तो उन्होंने इसको बचाने के लिए क्या किया कि स्विगी, ज़ोमैटो
बंद किया उन्होंने, घर का खाना प्रेफ़र किया। उसके बाद नेटफ्लिक्स को बाय-बाय कहा, उसको फ़िक्स किया कि भाई जब हमें कोई चीज़ देखनी है, हफ़्ते में 1 बार उन्होंने तय किया कि हम हफ़्ते में सिर्फ़ 1 बार बाहर जाएँगे और उस दिन ये चीज़ें करके, ये रेस्टोरेंट में खा के वापस आएँगे। उन्होंने उसकी लिमिट तय की और जब ये लिमिट तय की ना, तो ये खर्चा जो उनका है वो 5% पे आके सिमट गया और उनके 20 से 25% जो सैलरी का था, वो सेव होने लगा। अब ये उनकी सेविंग में चला गया, उनका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया, इससे उनके इंश्योरेंस के ईएमआई जाने लगी और जो उनकी सेविंग थी वो बढ़ने लगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी। उन्होंने उसकी एसआईपी शुरू कर दी जो 20% बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस, एसआईपी प्लस उनका जो इमरजेंसी फंड है, ये तीनों तैयार हो गया। आज के टाइम पे राजेश जी है ना, वो बिल्कुल ही टेंशन फ्री होते हैं कि उनको पैसों की कोई टेंशन नहीं होती। पूरे महीने उनके अकाउंट में पैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को फिक्स कर दिया कि भाई ये पैसा सिर्फ इसी काम के लिए, इसको मैं दूसरे काम में नहीं लगाऊंगा। पहले क्या करते थे राजेश जी कि जैसी सैलरी आई, ठीक है, इधर भी खर्च किया, इधर भी खर्च किया, इधर भी खर्च किया, चारों तरफ सिर्फ खर्च करते जाते थे। लेकिन कभी उनके पास पैसे इसलिए नहीं बचते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि खर्च कहाँ कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है। अब अगर आपको पता है कि भाई 10,000 रुपए हैं, इसी 10,000 में मुझे मूवीज़ देखनी है पूरे महीने, इसी 10,000 में रेस्टोरेंट में खाना भी खाना है, इसी 10,000 में चाहे मुझे टूर पे चले जाना है, सिर्फ इतना ही करना है इसी 10,000 में। तो आपको पता रहेगा कि भाई 10,000 खत्म हुए, यहीं पे बंद, अब अगले महीने जो करना है करेंगे। अब कहोगे कि यार कहीं मान लो मुझे घूमने जाना है, वहाँ 30,000 रुपए लग रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको 30,000 रख रहे हैं तो आप 3 महीने के पैसे इकट्ठे करके तीसरे महीने जाओ, 3 महीने तक मत जाओ, नहीं तो सर पे हाथ रख के सिर्फ परेशान रहोगे। आपके साथ-साथ आपका पूरा परिवार परेशान रहेगा, आपके बच्चे परेशान रहेंगे, आपके बच्चों की ट्यूशन की फीस नहीं जाएगी, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएँगे या हो सकता है उनके जूते फट जाएँ, आप जूते नहीं खरीद पाओगे तो हफ्ते 10 दिन तक उनको बिना जूते के जाना पड़े या उनकी शर्ट फट जाए और आपके पास पैसे ना हो, आप वो ना खरीद पाएँ। तो उस टाइम पे जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही बेकार फीलिंग होती है। मैं यकीन से बता सकता हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनकी चेहरे की जो फीलिंग होती है ना, वो इतनी बुरी होती है, वो किसी को बता नहीं सकते हैं। इसलिए आज का जो कथा का पहला अध्याय है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे के जितने भी अध्याय आएँगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। मैं आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देके, रियल लोगों के एग्ज़ाम्पल्स देके, ये राजेश जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनकी पूरी लाइफ से पहले से, बहुत पहले से उनको मैं जानता हूँ, तो ये उनकी असली कहानी है। आज राजेश जी को कोई टेंशन नहीं है, एकदम टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं, बच्चों को घुमाने भी ले जाते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं, भाभी जी भी खुश रहती हैं, माँ की दवाई भी पूरे महीने की टाइम से आती है। तो इसलिए आगे के एपिसोड भी जो आएँगे, उसमें भी आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला जो एपिसोड है, अगली जो कथा है, उसमें मैं इमरजेंसी फंड के बारे में बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड को कैसे बनाना है एग्जैक्टली। अगर आपकी सैलरी कम है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तब भी आप अच्छा खासा इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हैं, ये हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए अपने खर्चों को नोट डाउन करते रहिए, उनको एनालाइज करते रहिए और जो खर्चे अनवांटेड हैं, जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए और सेविंग जरूरी है, इमरजेंसी फंड जो ज़रूरी चीज़ें, उनको पहले करना चाहिए, उनको कट करके पैसों को संभालना सीखिए क्योंकि पैसे कमाना नहीं, पैसे संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगली बार से ये मत कहिएगा कि भैया सैलरी आई तो लेकिन गई कहाँ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।